अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम फंक्शन का टॉपिक कवर कर चुके हैं और उसकी वीडियोस अपलोड भी हो गई हैं जिसमें हमने फंक्शन के टॉपिक को पूरी तरह डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिस सेशन। जैसा कि हर टॉपिक के अंदर ये हो रहा है कि हम पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम उस टॉपिक की प्रैक्टिस सेशन को अटेम्प्ट करते हैं ताकि देखा जाए कि किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करना है और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फंक्शंस प्रैक्टिस सेशन। पहला सवाल है, द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मे जून 22 P12 क्वेश्चन 10। इसके भी 4 पार्ट्स हैं जो मैं अभी रीड एंड राइट। अच्छा, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लास्ट वीडियोज़ में भी शायद मैंने टॉपिक्स में कहा कि हम क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप या तो रोफ पेपर पे इस क्वेश्चन को खोल लिया करें या हम इस वीडियो के स्टार्ट में इस क्वेश्चन को डालने की कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा हम फंक्शन में ये ट्राई करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट में वीडियोस पे डालें। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इसे रोफ पेपर के ऊपर खोल कर या आपके पास रीड एंड राइट की बुक होनी चाहिए, जैसे कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये रीड एंड राइट की बुक ले लीजिए रिसेंट, और उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और ताकि आपके सामने क्वेश्चन मौजूद हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, ये एक सवाल है जिसमें आपको दो फंक्शंस गिवन है। एक है f(x) = 2x + 1 2x - 1 फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू हाफ। देखें, अगर आप x हाफ पुट कर देंगे इस फंक्शन में तो 1/2 जब आप न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में अगर आप 1/2 पुट करें तो 2 कट जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड इन मैथ्स। और किसी फंक्शन के डोमेन में वो वैल्यू नहीं होती जो उस फंक्शन को अनडिफाइंड कर देती है। ये टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ है gx x² + 4 और उसकी डोमेन दी हुई है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इसमें कोई भी x वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। इसमें भी x = हाफ के अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द ग्राफ y = fx। ये आपके पास y = fx का ग्राफ है और इसमें आपको उन्होंने यहाँ पे y लिखा हुआ है इस ग्राफ के अंदर और यहाँ x है। आपको पता है fx और y एक ही बात होती है, तो यहाँ उन्होंने y दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखा दूँ यहाँ पर, तो ये ग्राफ पेपर पे बना हुआ है, यानी ग्रिड के ऊपर बना हुआ है। मैंने यहाँ पूरा ग्रिड नहीं बनाया। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये लाइन y = 1 है, ये 2 है, ये y = 3 है, और फिर ऊपर चले जाएं, ये y = 4 है और ये आपका y एक्सिस। यहाँ पर आपको वैल्यूज 2 4 6 -2 -4 -6 दी हुई है। ये अभी हम इसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो हमें fx का ग्राफ का पार्ट दिया हुआ, पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ y = fx, यानी इस ग्राफ का y = fx का हमें एक वो दिया हुआ है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि स्टेट द डोमेन ऑफ f इनवर्स। पहला पार्ट, स्टेट द डोमेन ऑफ f इनवर्स। देखें, आपको ये बात भी मालूम है, टॉपिक जब आपने अच्छी तरह से अगर वो वीडियोस देख लिए हैं, समझ लिए हैं, उसके नोट्स बना लिए हैं, तो आप ये समझते हैं कि जो इन्वर्स की डोमेन होती है वो एक्चुअल फंक्शन की रेंज होती है। तो अगर आप यहाँ से इस फंक्शन को देखें तो इसकी रेंज क्या है, ज़रा गौर कीजिए। ये y = 1 लाइन है, तो ये ग्राफ y = 1 लाइन से या तो ऊपर है और या y = 1 लाइन से नीचे है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, यानी इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। वैसे तो उसने रेंज नहीं मांगी, लेकिन लिखेंगे आप या तो fx 1 से बड़ा है या fx 1 से छोटा है। fx 1 से छोटा है या fx 1 से बड़ा है। लेकिन चूंकि हमें fx की रेंज नहीं बतानी बल्कि हमें इन्वर्स की डोमेन बतानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो इन्वर्स की डोमेन है, आप सिंपली लिखिए कि x इज़ ईदर लेस देन 1, यानी fx जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन 1 से छोटी है, तो इन्वर्स के लिए डोमेन 1 से, ओरिजिनल फंक्शन के लिए रेंज 1 से छोटी है या रेंज 1 से बड़ी है। 1 नहीं है रेंज, ये देखें 1 को, ये जो y = 1 लाइन है, इसको ग्राफ टच नहीं कर रहा, इसके करीब हो रहा है, यानी ये लाइन एजेंटॉट है इस ग्राफ की, यानी इस ग्राफ इसके साथ साथ चलेगा लेकिन इसे इन्फिनिटी पे टच करेगा, यानी x इन्फिनिटी पे या x नेगेटिव इन्फिनिटी पे। 12, तो x = 1 नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं रेंज में, तो हम यहाँ डोमेन में लिखेंगे x इज़ लेस देन 1 और
x इज ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यूज़ 1 से बड़ी पॉसिबल है या 1 से छोटी पॉसिबल, 1 नहीं, क्योंकि ये रेंज थी, ये ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है, तो इन्वर्स की ये डोमेन हो गई। ठीक हो गया, ये आपका ए पार्ट हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है वो? नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड दैन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स। आपसे एफ इनवर्स एक्स की पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स निकाल के दिखाएं। तो आप क्या करते हैं, एफ इनवर्स एक्स में एफ एक्स को वाई कर लेते हैं और एफ एक्स, फिर वहाँ से एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक्स को सब्जेक्ट बना लूँ, अगर आप इसमें क्विकली ये काम कर सकते हैं तो आप इसको तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ से मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये बन जाएगा 2xy माइनस 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 2y माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 एंड फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू y प्लस 1 एंड 2y माइनस 2। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो x की जगह आप लिखते हैं f इनवर्स x और आगे y को कर देते हैं आप x प्लस 1, तो ये बन जाता है 2x माइनस 2। मार्किंग स्कीम्स में ये मेथड चल रहा है, इससे पीछे के क्वेश्चंस में मैं आपके साथ के मेथड से सॉल्व करता हुआ आया हूँ, वो आप पिछली वीडियो से आपको क्लियर होगा। तो ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ गया इसका। फिर वो कह रहा है सी पार्ट में जी एफ इनवर्स 3 फाइंड आउट करें। यह अब एक कंपोजिट फंक्शन आ गया। आप समझते हैं कंपोजिट फंक्शन में आप क्या करते हैं, पहले आप ये 3 पुट करेंगे एफ इनवर्स में और वो जो आंसर आएगा उसे आप पुट कर देंगे जी के अंदर। तो एफ इनवर्स 3 निकालें अगर हम, तो एफ इनवर्स 3 इज 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 2, दिस इज 4 अपॉन 2, 3 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4, ये आ गया आपके पास 1। तो इस एफ इनवर्स 3 को जी में पुट कर दें, तो जी एफ इनवर्स 3 कितना बनना चाहिए? जी फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से मैं एफ इनवर्स 3 की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5। इजी क्वेश्चन है ये, इजी। इसके मार्क्स टोटल हैं, अगर आप देखेंगे अपने पास मार्किंग स्कीम के अंदर अपना इसमें क्वेश्चन में, तो 1 and 3 4, 4 and 2 6 और एक मार्क लास्ट है। वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई जी इनवर्स एक्स कैन नॉट बी फाउंड आउट। देखें जी एक्स जो है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और उसकी डोमेन भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी कोई भी एक्स वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो आपको पता है जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन नहीं होता। तो जब क्वाड्रेटिक फंक्शन 1-1 नहीं होता तो उसका इन्वर्स भी फाउंड आउट नहीं किया जा सकता। ये बात हम डिटेल से वीडियोस में कर चुके हैं। तो इसके अंदर डी पार्ट का आप जवाब लिखेंगे, इट इज़ जी एक्स इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन, बस ये लिख दीजिए, जी एक्स इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन। ये देखना चाहेगा एग्जामिनर ये लाइन, इसी का मार्क है कि ये एक 1-1 फंक्शन नहीं है। या आप लिख सकते हैं इट इज़ मैनी टू 1 फंक्शन, लेकिन ये लाइन ज़्यादा बेहतर है कि आप लिख दें इट इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फंक्शन के प्रैक्टिस सेशन में, मई जून 22 P11 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसकी डोमेन दी हुई है फॉर एक्स ग्रेटर देन 2, यानी आप इसमें 2 से बड़ी वैल्यूज डाल सकते हैं। ज़रा गौर से देखें, अगर आप इसमें 2 डाल दें, इक्वल कर दें, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज 0 एंड 0 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 इज 8। नीचे कुछ भी बन रहा हो 0 अपॉन, देन द आंसर वुड हैव बीन 0, लेकिन हमें 0 से 2 से बड़ी वैल्यूज डालनी है, 2 के इक्वल का निशान नहीं है। ठीक हो गया। ये बात वैसी जब हम क्वेश्चन देख रहे हो तो हमारे जहन में ये आइडिया आना चाहिए। पहला पार्ट है एफ इनवर्स एक्स निकालें। अब तक आप लोग इन्वर्स निकालने में मास्टर हो चुके होंगे। इन्वर्स में आप क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई ले लेते हैं और एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। इस पर भी मैं काफ़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में।
या टॉपिक्स में मैं इसको लेट एफ इनवर्स के मेथड से सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4y। ये आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो y माइनस 1 तो y माइनस 1 को अगर हम कॉमन ले लें तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4y। यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 माइनस 4y अपॉन y माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4y। तो यहाँ से अगर आप x को सब्जेक्ट बनाएं तो कितना बन जाता है जी? ये आ जाएगा माइनस 4y अपॉन y माइनस 1 अंडर रूट आपका नीचे तक जाएगा। एंड देन फाइनली जगह कम है हमारे पास, तो हम यहाँ पर इसका इन्वर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो x की जगह लिखिए आप f इन्वर्स x, इसको आप लिखिए f इन्वर्स x और y की जगह कर दीजिए x। तो क्या बन जाएगा? माइनस 4x अपॉन y माइनस 1। इसमें थोड़ा सा काम आप और कर सकते हैं। वो क्या कि अगर आप यहाँ पर से माइनस कॉमन लेके नीचे ले जाएं उसे, तो ये इन्वर्स फंक्शन को हम यूँ भी लिख सकते हैं। वैसे तो वहाँ भी छोड़ दे तो ठीक है। आपने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 4 प्लस 4x, और वो जो ऊपर माइनस है वो नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 माइनस y बन गया। आई होप ये स्टेप ए लेवल्स के बच्चों को स्ट्रेट समझ आ जानी चाहिए। और ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ गया इसका। इसके प्रॉब्ली इसकी शायद 3 मार्क्स हैं, इस पार्ट के शायद 4 मार्क्स हैं, और ये लास्ट पार्ट के 1 मार्क है। ठीक है, तो ये 3 मार्क आपको स्ट्रेट अवे मिल गया, और ये कोई इतना टेक्निकली इतना मुश्किल काम नहीं है। फंक्शन में बच्चे जहाँ स्ट्रक होते हैं वो यूजुअली डोमेन और रेंज के पार्ट्स में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसमें वो ये कह रहा है शो दैट 1 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस। देखें, ये एफ एक्स फंक्शन है। वो एफ एक्स फंक्शन को आपसे ये कह रहा है पहले प्रूव करें कि एफ एक्स फंक्शन इसके इक्वल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आइए देखें, 1 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर आप सिंप्लीफाई करें, अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो अगर आप एलसीएम लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये देखिए, तो ये आपके पास यानी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये वो क्यों करवा रहा है? ये बात शायद हम जब टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था मैं उसमें डोमेन और रेंज में मैंने ये बात की थी। आज हम इस सवाल में दोबारा कर रहे हैं। देखिए, वो कह रहा है एंड हेंस, यानी ये काम करने के बाद आप एफ की रेंज बताएं। उसकी वजह ये प्रॉब्लम कि हो सकता है कि एएस लेवल पे बच्चे का अंडरस्टैंडिंग इस फंक्शन को देखकर इस डोमेन के लिए उसको इसकी रेंज बताना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, तो उसने आपके लिए ये काम आसान कर दिया कि उसने पहले इस फंक्शन को इस फॉर्म में करवाया। अब इस फॉर्म में करवाने से क्या फ़ायदा होगा, ये देखें। अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये देखें 1 माइनस, ये एफ एक्स फंक्शन ही है एक्चुअली, एफ एक्स है ये, 1 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें, अगर ज़रा गौर से सुने, 2 से बड़ी वैल्यूज़ डालेंगे आप इसमें। अच्छा, 2 से बड़े वैल्यूज़ को बच्चे यूजुअली 3 मान लेते हैं, वो आप इंटीजर में फॉर्म में सोच रहे होते हैं। 2 से बड़ी वैल्यू 2.1 भी है, तो अगर आप 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन 8 1, 1 माइनस 1, तो रेंज आ जाएगी 0। लेकिन 2 अलाउ नहीं है, 2 से बड़ी वैल्यू अलाउ है। तो आप नोटिस करें 2 यहाँ डालने से ये डिनोमिनेटर 8 बन रहा है, लेकिन अगर आप 2 से बड़ी वैल्यू डालेंगे इसमें x की जगह, तो डिनोमिनेटर हमेशा 8 से बड़ा होगा।
आई होप ये अंडरस्टैंड करते हैं हम बात। जैसे 3 रख लें, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, तो 8/13 विल बी लेस देन 1 क्योंकि डिनोमिनेटर, तो 2.1 स्क्वायर इज प्लस 4 gives you, एक सेकेंड, 2.1 स्क्वायर इज, तो अगर आप 2.1 स्क्वायर निकालें, इसमें आप ऐड कर दें 4, तो ये भी बन रहा है 8.41, यानी अगर आप 2.1 भी रखते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर बन रहा है 8.41 और वो 8 से बड़ा है, तो आंसर जो है फ्रैक्शन का 1 से छोटा आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि जब आप 1 से छोटी वैल्यूज माइनस करेंगे तो 1 से इससे छोटे आंसर आए, यानी 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला जो भी आंसर है वो 1 में से माइनस होगा, और चूंकि ये 1 से हमेशा छोटा है तो जब ये 1 में से माइनस होगा तो आंसर 1 से छोटे आएंगे। तो कुछ बच्चे जंप करेंगे कि जो रेंज है इस फंक्शन की वो 1 से कम है, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन एक ध्यान और कीजिए कि अगर 2 अलाउ होता, हमें यहाँ पे अगर इक्वल लिखा होता तो ये बन जाता 8, 2 का स्क्वायर, 8/8 इज 1, 1 - 1 इज 0, तो हमारी रेंज 0 भी होती। लेकिन अब चूंकि 2 से बड़ी वैल्यूज डालेंगे, आप जितना मर्जी इसको डिनोमिनेटर को बड़ा करते जाएं, 8 जब 8 को डिवाइड करेगी वो वैल्यू, तो आंसर 1 से छोटे आएंगे, और 1 से माइनस होंगे तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। मगर 1 से छोटा आने, कितना भी छोटा आ जाए, 0 नहीं होगा कभी, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की रेंज जो है वो 0 से 1 के दरमियान में होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम। आखिर में वो कह रहा है, बताइए वाई एफ एफ फंक्शन कैन नॉट बी फॉर्म। ये भी जब हम वीडियोस, जब इस फंक्शन की वीडियोस कर रहे थे तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि कॉम्पोजिट फंक्शन कब नहीं बन सकता। आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखें ये पार्ट है सी, एफ फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन है, यानी हम इस एफ को इस फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं, यानी ये एफ जो है, इसके जो आंसर्स आएंगे इस एफ फंक्शन के, वो हमने बाहर वाले फंक्शन में इंसर्ट करने, यानी इस फंक्शन की जो रेंज आएगी, जो आंसर्स आएंगे, वो हमने इस फंक्शन के अंदर एज अ डोमेन इंसर्ट करने। अच्छा, हमें पता है कि एफ एक्स की जो रेंज है वो 0 से 1 के दरमियान में, यानी द रेंज ऑफ एफ एक्स इज बिटवीन 0 and 1. So the only values that can be put in the outside function are between 0 and 1. जबकि बाहर वाला फंक्शन का जो डोमेन है वो है 2 से बड़ा, यानी हमें एफ फंक्शन में हम 2 से बड़ी वैल्यूज डाल सकते हैं, जबकि यहाँ ये वाला जो एफ फंक्शन है ये इस एफ फंक्शन में अंदर इंसर्ट कर रहे हैं हम इसमें। दिस फंक्शन इज इंसर्टेड इन दिस फंक्शन। सो इस फंक्शन की जो रेंज है, जो कि ये है, वो लाजमी इसकी डोमेन के अंदर होनी चाहिए, जबकि इस सवाल में ऐसा नहीं है। यानी हम ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर जो हमने आंसर्स डालने हैं वो 0 से 1 में के दरमियान में होंगे, यानी एनी वैल्यूज इन डेसिमल्स, जबकि हमारा बाहर का फंक्शन हमें ये कह रहा है कि उसके अंदर 2 से बड़ी वैल्यूज डालिए। तो जब हम इसमें ये वाली वैल्यूज डालेंगे तो ये 2 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब है इस फंक्शन की रेंज चूंकि इसके डोमेन से बाहर है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन कैन नॉट बी फॉर्म। तो आप लिख सकते हैं द डोमेन ऑफ एफ या डोमेन ऑफ इनर फंक्शन the range of inner function does not correspond to the domain of outer function, to the domain of या अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जो है वो इतनी लंबी लाइन लिखें, ये कोई बहुत लंबी लाइन नहीं है, लेकिन बात वही है कि जी एक मिनट, एक्सक्यूज मी जी,
तो हमने ये देखना है, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई। बस ये लाइन ठीक है, आप इस लाइन को लिख लीजिएगा, या आप कुछ और भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ठीक है, द रेंज ऑफ इनर फंक्शन डज नॉट करस्पॉन्ड टू द डोमेन ऑफ द आउटर फंक्शन। फॉर मी दिस लाइन इज परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो वो हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने आपके सामने, या आप अपने पास ओपन भी कर सकते हैं इसे रफ पेपर में, और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के इस सवाल के स्टार्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ भी आ जाए। वैसे मैंने लिख दिया आपके सामने, थोड़े से वर्ड्स कम कर दिए हैं। पहले तो वो कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन दिस फॉर्म, फिर वो कह रहा है कि इट इज़ अ 1-1 फंक्शन f(x) और उसकी डोमेन है। पहले तो हम पहला पार्ट करते हैं, आइए देखिए। पहला पार्ट तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है, हम यहीं कर लेते हैं इसको। ये देखें, ए पार्ट को तो हम यहीं कर लेते हैं, ए पार्ट। आपको पता है, आप -3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x² - 4x। मैंने आपसे कहा था कि अगर इसमें से कॉमन ना आ रहा हो ये 3, तो बेहतर है इसको बाहर रख लिया जाए। ठीक हो गया। अब आप -4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा माइनस का, उसका स्क्वायर करें 4, तो आपने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया। तो आपने अपनी तरफ से 4 ऐड किया है, तो 4 इस -3 से मल्टीप्लाई होकर -12, तो यहाँ बाहर +12। क्वाड्रेटिक की वीडियोस आप दोबारा देख सकते हैं, उसमें ये वाली बातें काफ़ी डिटेल से हो चुकी हुई हैं। तो -3, तो ये बन जाएगा x - 2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा +14। ये देखें, ये आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ गया। a हो गया 2, b हो गया 14, यानी -a हो गया -2, तो a हो गया 2 और b हो गया 14। ये उसने पूछी नहीं है, उसने ये लिखा है इस सवाल में कि वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स, बस इतनी बात लिखी। अब आ जाइए, यही फंक्शन है, पहले उसने इसका नाम नहीं रखा, पहले उसने सिर्फ इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है कि ये एक 1-1 फंक्शन है और इसकी डोमेन है k से कम, स्टेट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k। तो अगर मैं इस फंक्शन को बनाऊं, इफ आई ड्रॉ दिस फंक्शन, मैं ये फंक्शन यहां पे ड्रॉ करूं, ये देखें, अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करूं, सॉरी, इट्स एन ओपन डाउन फंक्शन, क्योंकि यहां पर इस फंक्शन का नाम f(x) है। देखिए, इस फंक्शन का नाम f(x) है। तो f(x) फंक्शन जो है वो ओपन डाउन फंक्शन है, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला बनता है, ये देखें। और आपको पता है ये इसका जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और 14। ये क्वाड्रेटिक के टॉपिक्स में हम बड़ी डिटेल से करके आ चुके हुए हैं, वहाँ आप ज़रूर इसको देखिए, आपको ये अच्छे समझ में आए। अच्छा, अब ये बात भी हमने क्वाड्रेटिक के फंक्शन में की थी कि ये जो फंक्शन है 1-1 फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये 1-1 फंक्शन बन जाता है यहाँ से, और इसके पीछे किसी भी पॉइंट से, या आगे वाला ले लें या पीछे वाला पार्ट ले लें। ये क्वाड्रेटिक्स में बातें हो चुकी हुई हैं। अब वो कह रहा है इसकी डोमेन k वैल्यू हमेशा ये होती है, आपको पता है, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा k होता है। तो अगर मैं ये k की वैल्यू 2 रख दूं, तो इसकी डोमेन बन जाएगी x < 2। अगर ये ग्रेटर, ये बात भी हो चुकी हुई है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल होता तब भी ये 2 ही होता। तो ग्रेटर देन और लेस देन में फर्क क्या है? लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये फंक्शन में x की वैल्यू लार्जेस्ट है। ये तो इसका मतलब है x की सारी वैल्यू 2 से कम होंगी। तो अगर मैं इस फंक्शन को बनाऊं और मैं कहूं कि ये वैल्यू x की 2 है और ये लार्जेस्ट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन हम इसका इरेज कर देंगे ताकि ये 1-1 फंक्शन बन जाए। आप देखें, ये 1-1 फंक्शन है और ये इसकी मैक्सिमम x वैल्यू है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट की x वैल्यू 2 से, यानी अगर मैं इसे ग्राफ पे बनाऊं तो ये सारी वैल्यू 2 से कम होंगी x की वैल्यू से। अगर इस पॉइंट की x वैल्यू 2 है तो बाकी तमाम पॉइंट्स की x वैल्यू 2 से कम होगी। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k, ये आ गया 2। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k इज 2। हम यहाँ पे लिखेंगे कि k इज 2 so that the domain becomes x less than equal to 2। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको वहाँ ये लिख के दिखाना होगा कि k की वैल्यू 2 है। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। अब वो कह रहा है
अगर नाउ के इज -1, के इज -1 का मतलब ये है कि अब इस फंक्शन की डोमेन जो है वो -1 से कम है। तो अगर मैं -1 रख दूं इसमें, ये जो हमने परफेक्ट कंप्लीटेड स्क्वायर बनाई है 3x - 2 स्क्वायर प्लस 14, यहाँ पे अगर मैं -1 रख दूं इस फंक्शन में, तो मेरा क्या जवाब आ रहा है? -3, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये देखें प्लस 14। तो ये हो जाएगा 1 - 2 -1, -1 का स्क्वायर इज +1, +1 इंटू -3 इज -9, -3, -3 + 14 इज 11। तो यानी फंक्शन की -1 के ऊपर वैल्यू 11 आ रही है। तो हमारा जो ये देखें, हमारा ग्राफ यूँ था, ये तो 2 था, 2 पे y वैल्यू जो थी वो 14 थी, लेकिन अब हमारी डोमेन हो गई है -1 से कम। तो -1 2 से पीछे होगा, तो यहाँ पर है, और इसकी y वैल्यू कितनी है? 11। तो इसका मतलब है हमारा ये फंक्शन भी, इस ग्राफ की ज़रूरत हमें नहीं है, अब हमारा सिर्फ ये वाला ग्राफ। और ये आपको टॉपिक जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, फंक्शन में बता रहा था कि इस पॉइंट के पीछे आप कहीं से भी इस ग्राफ को कट कर दें, ये 1 1, यानी अगर मैं इसको यहाँ से काट के ये हिस्सा ले लूँ तो ये भी 1 1 होगा, आगे वाला 1 1 पूरे ग्राफ के लिए नहीं होगा। ये बात हम पहले करके आए हुए हैं, ठीक हो गया। अब आगे अगर हम चलें इसमें, तो अब वो कह रहा है अब बताइए f की रेंज क्या है। तो आप नोटिस करें, जब डोमेन -1 से कम होगी, यानी आप x की वैल्यूज में 1 से पीछे जाएंगे, -1 से, तो y की वैल्यू 11 से कम होती जाएगी। यानी y की वैल्यू देखें, मैक्स -1 पे अगर 11 है तो -1 से पीछे जाएंगे तो y की वैल्यूज 11 से कम होती जाएंगी। तो हमारी रेंज क्या हो गई? f(x) इज लेस देन इक्वल टू 11, क्योंकि यहाँ x लेस देन इक्वल टू -1 है। हमारी इस फंक्शन की जो डोमेन है, इक्वल का निशान है यहाँ पे, तो रेंज में भी इक्वल का आएगा। अगर यहाँ ना होता ये इक्वल का निशान, तो यहाँ भी इक्वल का निशान, यानी -1 से पीछे जाएंगे तो 11 से नीचे आएंगे। लेकिन अगर -1 भी शामिल है तो रेंज में 11 भी शामिल है। ठीक हो गया। एंड देन फाइनली हमारा लास्ट पार्ट, ये आपको पता है, इजी है, इसमें आप खुद कर सकते हैं। ये देखें, इन्वर्स फंक्शन जब भी आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का निकालते हैं, तो चूंकि इसमें 2x इन्वॉल्व हैं और हमें x को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो हमें उसे इनोवेटिवली हमें उसे कन्वर्ट करना होता है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, जो कि वो करवा चुका है। तो हम यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यानी हम इस fx को हम अब y ले लेंगे, और x -3x - 2 स्क्वायर प्लस 14, यहाँ से अब हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 14 माइनस हो जाएगा वहाँ जाके, और -3 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x - 2 स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ और स्क्वायर अंडर रूट बना देता हूँ। इस माइनस को भले ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? y - 14/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में यूजुअली माइनस शो नहीं किया जाता, वरना यहाँ ठीक है इसमें भी। तो ये आ गया x - 2 स्क्वायर था ये। अच्छा, चले अगर मैं स्क्वायर यहाँ शो कर भी दूँ, या स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ देखें, ये हटा देते हैं, चले अभी स्क्वायर हटा दें। तो यहाँ से x - 2 अब अंडर रूट बनेगा, और इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 14 - y/3 प्लस माइनस, तो x आ गया 2 प्लस माइनस 14 - y/3। x की जगह आप लिख सकते हैं f इनवर्स x। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। देखें, जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज है, देखें ओरिजिनल की जो डोमेन है वो 11 से आपकी कम है। आपकी जो रेंज है ओरिजिनल फंक्शन की वो 11 से कम है, और इसकी जो डोमेन है वो -1 से कम है। तो इसकी रेंज जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके आंसर्स है वो -1 से कम आने चाहिए। तो 2 में से जब वैल्यूज माइनस होगी, जब 2 में से ये वाली वैल्यू माइनस होगी, तो 2 से कम जवाब आएंगे, और हमें चाहिए -1 से, यानी इसकी जो डोमेन है ओरिजिनल फंक्शन की वो -1 से कम है। तो इन्वर्स फंक्शन की रेंज -1 या उससे कम होनी चाहिए। तो ये -1 जब ही बनेगा ये आंसर, जब 2 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है। अगर ये प्लस होगी 2 में, तो अगर हम यहाँ प्लस लगा दें, तो व्हेन समथिंग इज एडेड टू 2, द आंसर्स, यानी इन्वर्स फंक्शन के जो आंसर्स हैं वो 2 से बड़े आएंगे।
जबकि हमें आंसर -1 से कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल पुट माइनस हेयर। तो हमारा जो इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 माइनस 14 माइनस एक्स अपॉन 3। ये हमारा इन्वर्स फंक्शन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं फंक्शंस में प्रैक्टिस सेशन के अंदर। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये एक सवाल देखें, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है y = fx का। अच्छा, उसने इक्वेशन नहीं दी यहाँ। पहले तो उसने कहा स्केच f इनवर्स x को स्केच करें। तो उसके लिए आपको पता है, अगर आप इसके लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं जो हमने पहले इसके टॉपिक बनाए फंक्शंस के, उसमें आपको पता है कि कोई भी ग्राफ और उसका इन्वर्स जो है वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है इन द लाइन y = x लाइन। तो अगर मैं यहाँ y = x लाइन रफली बना दूँ, आपको पता है y = x लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, ये बात आपको पता है। तो अगर मैं सिर्फ इसका ये वाला पार्ट लूँ ग्राफ का, तो अगर ये वाला ग्राफ यूं है तो यू कैन सी इसका जो इन्वर्स का स्केच होगा वो यूं होना चाहिए। अब जिस तरह ये ग्राफ यहाँ है, ऐसी y = x लाइन के यहाँ होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 2-3 पॉइंट्स आप ले लें, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो है ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट जो है ये अगर यहाँ रिफ्लेक्ट करें हम इसमें, तो यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो ये कुछ शेप ऐसे बन जाएगी, ये देखिए। और जो पॉइंट यहाँ पर होता है, जो आपको पता है मिरर लाइन पे जो पॉइंट होता है उसका इमेज भी वहीं पर होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला इस ग्राफ का, ये इसके मिरर लाइन पे मौजूद है, तो ये इसका इमेज भी यहाँ होगा। तो हमारा जो इमेज है वो ये बन गई है, देखिए ये वाला। इसको मैं अगर दोबारा बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनाएं कि अगर ये ग्राफ का हिस्सा यूँ है और ये y = x लाइन है, तो इसका इमेज भी यूँ होगा। सिमिलरली जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दिस वन, इसका इमेज यूँ होना चाहिए। बिल्कुल इसी रीजनिंग से कि अगर आप इस पर 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट ले लें, उन्हें रिफ्लेक्ट करें और फिर उनको ज्वाइन करें, तो इस तरह की शेप बन जाए। बस आपका 1 मार्क है इसका। तो आपको इसको एग्ज़ाम में अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे कि इस ग्राफ का जो इमेज होगा, यानी इस पोर्शन का, वो कुछ यूँ होगा, और जो इसका इमेज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी इस तरीके से। ये इन्वर्स का ग्राफ बन गया। ऑब्वियसली इसके अंदर आप यहाँ पर लिख देंगे y = ब्लैक पेन से। अब ये तो पेपर में बना हुआ होगा ना, ब्लू वाला जो मैंने ग्राफ बनाया, ब्लैक आपने बनाना होगा, तो ये बन गया। और आपको पता है इन्वर्स और जो ग्राफ हैं वो एक जगह पे मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, चाहें तो y = x लाइन बना दें और ना बनाएं, क्योंकि सिर्फ 1 मार्क है, तो वो सिर्फ शेप देखना चाहेगा कि आपने सही करके इसकी शेप बना दी है, राइट। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा, वो आपसे कह रहा है कि इसका इन्वर्स निकाल दें। इसके 4 सबसे ज़्यादा मार्क इस पार्ट के, तो हम इसको कर लेते हैं। बी पार्ट देखिए, इसमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, fx को y ले लेते हैं और x को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये देखिए 4 - x², दोनों साइड्स का अगर आप स्क्वायर ले लें, इफ़ यू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, ताकि ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए। तो y² = x², माइनस का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 - x²। इसको वहाँ ले जाएं, तो इसको अगर हम थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बन जाएगा 4y² - x² y² = x²। हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस x², इनको यहाँ ले आए इस टर्म, x² + x² y², और यहाँ रह जाएगा 4y²। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक हो गया। नाउ यहाँ से x² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 1 + y² = 4y²। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट। तो x² हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा 4y² / 1 + y²।
यहाँ से मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो अंडर रूट 4y² अपॉन 1 प्लस y² प्लस माइनस x की जगह आप लिख देते हैं f इनवर्स x प्लस माइनस अभी मैं रहने दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 4y² का अंडर रूट आ जाएगा 2y और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस y²। अब इशू ये यहाँ पर, यहाँ तक 3 मार्क वो आपको दे देगा। इसके बाद आपको ये बताना है कि यहाँ हम प्लस लें या माइनस लें। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शंस में तो हम आसानी से डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ भी इजी है। यहाँ अब हमें देखना है हम इसको प्लस लें या माइनस लें। तो आइए आप इस ग्राफ के ऊपर, जो इसका इन्वर्स ग्राफ है, देखिए ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक कर्व जो है, ये इन्वर्स ग्राफ, इसको हम दोबारा बना लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पे। ये देखिए जो हमारा इन्वर्स ग्राफ है वो इस तरह से है। ये हमारा इन्वर्स ग्राफ है, लाइक दिस इज आवर इन्वर्स ग्राफ। अच्छा, इन्वर्स ग्राफ में आप नोटिस करें, जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे, देखें इस पॉइंट के लिए, जब आप ग्राफ के इक्वेशन में x पॉजिटिव डालेंगे तो y नेगेटिव आएगा, और जब x नेगेटिव डालेंगे तो y पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ मैं ऐसी कौन सी, अगर मैं प्लस ले लेता हूँ, इफ़ आई टेक प्लस, तो अगर मैं, अच्छा यहाँ मैं गलती करके, जब मैंने x की जगह f इनवर्स लिखा है तो यहाँ y की जगह मुझे x लिखना है। ये देखिए, आई हैव टू प्लेस x है, इसको भी हम x² कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। नाउ अगर मैं x की जगह पॉजिटिव वैल्यू डालूँ तो y पॉजिटिव आएगा। तो x पॉजिटिव पे y पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ माइनस लगाना चाहिए। और जब मैं x नेगेटिव डालूंगा, तो जब यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो y प्लस आएगा, यानी इन्वर्स फंक्शन का y प्लस आएगा, और नेगेटिव x पे y प्लस है। तो यहाँ पर हमारा जो माइनस साइन है वो हमारी कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस इन्वर्स फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर माइनस साइन पुट करेंगे और प्लस साइन पुट नहीं करेंगे। आई होप इसका 1 मार्क होगा एग्जाम में। तो ये आपका बी पार्ट हो गया। तो हमने ए और बी पार्ट कर लिए, यहाँ जगह कम है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बी पार्ट को। हम आगे चलते हैं। अच्छा, सी पार्ट देखिए। अब जरा सी पार्ट के लिए, अगर आपको सी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसी वीडियो के जो पहली क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एफ जी फंक्शन कैसे बन सकता है, हाउ अ कंपोजिट फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड। तो उसके लिए आपको पता है कि ये जो फंक्शन होता है, इसमें जो जी फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स और आउटर फंक्शन की, इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन के अंदर हो या उसको मैच करे, तभी ये फंक्शन बन सकता है। अगर इसकी रेंज इसकी डोमेन के से बाहर है तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं बन सकता। तो वो पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ए सो दैट एफ जी कैन बी फॉर्म्ड। अब देखें, अगर आप इस डोमेन को जो कि एफ जी की है इसमें पुट कर दें तो जी की रेंजेस, ये समझाने के लिए इतना बड़ा लिख रहा हूं, जी ए क्या आ जाएगा, जी माइनस ए, जी माइनस ए क्या आएगा, -2 है, और जी ए क्या आएगा, यानी मैं ये इन दोनों डोमेन्स को इसके अंदर पुट कर रहा हूं तो ये इसकी रेंजेस आ रही हैं, यानी जी फंक्शन की डोमेन्स फॉर दिस, जी फंक्शन की रेंजेस फॉर दिस डोमेन -2a और 2a आ रही हैं। और ये जो रेंजेस हैं ये एक्चुअली इसके इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, जब आप -2a को -2 के इक्वल रख देंगे या 2a को 2 के इक्वल रख देंगे तो a आ जाएगा 1। ये a की मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? देखें, ये इसकी डोमेन है -2 से 2 तक, यानी अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो g की f फंक्शन की जो डोमेन है वो -2 से 2 के अंदर अंदर है। तो इसके अंदर की कोई भी वैल्यू ले लें, लेट्स से -1 और 1 ले लें। तो अगर मैं -1 और 1 लूं, यानी ये जो g की डोमेन है इसको अगर मैं -1 और +1 के इक्वल रखूं तो a क्या आ जाएगा, 1/2, और a आ जाएगा यहां से भी 1/2। 1/2 पॉसिबल है, लेकिन 1/2 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है a की। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप इसकी मैक्सिमम डोमेन, यानी g की जो रेंज बन रही है, जो आपको f फंक्शन की मैक्सिमम डोमेन दी हुई है, उसके बराबर आप रखेंगे तो आपके पास a की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये जो आपने डोमेन रखी है f फंक्शन की,
2 और -2 और 2 के दरमियान इसको रखने से, या आपने जब g की जो रेंजेस हैं उनको इसके इक्वल रखा, तो जो आपकी a की वैल्यूज़ आ रही हैं ये पॉसिबल है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यूज़ नहीं है। ऐसी आप कोई और डोमेन ले लें जो इसके अंदर हो, यानी 0.5 से -0.5 ले लें और 0.5 ले लें। तो अगर आप -2a को -0.5a के को रख दें और 2a को 0.5 के को रख दें तो a 1/4 आ जाएगा। वो आप करके देख सकते हैं। अगेन a 1/4 पॉसिबल है, लेकिन a 1/4 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये a = 1 है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से हम ये कर लेते हैं कि जी a की मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप ये सारी कैलकुलेशन ना शो करें, ये तो आपको समझाने के लिए थी, आप ये GA ना निकालें बल्कि डायरेक्ट ये वैल्यू 2a -2 के इक्वल रख के a1 लिख दें। बस आपको a1 दिखाना है एग्जामिनर 1 मार्क आपको a = 1 का देगा। तो अगर आप ये कैलकुलेशन शो कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, और अगर आप इसको दिमाग में करके डायरेक्ट a = 1 लिख दें तो भी ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया कि कब एक कॉम्पोजिट फंक्शन बन सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात। आगे चलते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि डी है। डी में वो क्या कह रहा है, अज्यूम्ड f(g(x) कैन बी फॉर्म्ड। तो बताइए f(g(x) क्या है। f(g) या f(g(x) आपको एक ही पता है। f(g(x) का मतलब है g फंक्शन को f फंक्शन में पुट कर दें, तो f(g(x) क्या बनना चाहिए जी। f(g(x) would be you put g function in f function, तो वो बन जाएगा -2x अपॉन 4 - 2x²। तो इसको फाइनली आप लिख सकते हैं -2x अपॉन 4 - 4x²। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, शायद इसने मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ कि इसमें इसने क्या कहा है। असल में हमने पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखे, यहाँ से मैंने वो लिखे हैं पार्ट्स ताकि आपको नज़र आ जाए कि पूछा क्या जा रहा है। वो कह रहा है अज्यूम f(g) कैन बी फॉर्म, फाइंड एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फॉर f(g(x)। अब देखें सिंप्लीफिकेशन में आप यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़रा इसका डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर में 4 कॉमन आ रहा है। तो अगर आप 4 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 - x²। अच्छा 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और अंदर रह जाएगा 1 - x²। 2 कट गया, ये आपके पास आ गया f(g(x) सिंप्लीफाई होकर। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं -x अपॉन अंडर रूट 1 - x²। यही आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है f(g(x) का। तो इसका 1 और 4 5 6 7 8 मार्क का एक क्वेश्चन था। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेशन फंक्शंस में आप देख रहे हैं कि तो आपको दो फंक्शन गिवन है, f(x) = x - 2² - 4, gx दिया हुआ है ax + 2। ये इनकी डोमेन्स दी हुई हैं कि ये x > 2 है और ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। पहले तो पूछ रहा है कि बताइए f की रेंज क्या है। देखें अगेन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आपको देखते ही अंदाज़ा हो रहा है, और इसको अगर आप क्वाड्रेटिक्स आपने डिटेल से पढ़ा है तो अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये ओपन अप है और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 4। चूँकि डोमेन > 2 है, यानी 2x वैल्यूज़ 2 या उससे आगे है, तो हम ये वाला पीस इसका ख़त्म कर देंगे, तो ये बन गया 1 1 फंक्शन। और इसकी रेंज देखें, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के वाइज -4 से बड़े हैं, तो इसकी रेंज निकालना तो आसान है। तो हम कहेंगे ए पार्ट की ए पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसकी रेंज क्या हो गई कि f(x) के वैल्यूज़ -4 से बड़ी या उनके इक्वल है। ये आपका पहले पार्ट का जवाब हो गया। मोस्ट प्रॉब्ली इसके मार्क्स जो हैं आपके वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये मार्क्स हैं इसके 1 2 3 5 1 2 थर्ड पार्ट के हैं 3 और लास्ट पार्ट के। अच्छा ये मैंने पूरे पार्ट्स नहीं लिखे, मैंने जस्ट इसलिए लिख दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम ये सवाल मोस्ट प्रॉब्ली आपके इस क्वेश्चन के स्टार्ट में हम शो भी कर देंगे वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और ना भी करें सब आप जो है ये ईयर से इस क्वेश्चन को अपने पास खोल सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, और वहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। वैसे मैंने इसके मेन पार्ट्स लिख दिए हैं जो हमें ज़रूरत है। तो इसका
रेंज हो गई -4 या उससे बड़ी। अगर यहाँ इक्वल ना होता तो यहाँ भी इक्वल नहीं आता। उसकी रीज़न हम क्वाड्रेटिक्स में डिटेल से कर चुके हैं उन वीडियोस में। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। बी पार्ट में वो कह रहा है एफ इनवर्स एक्स निकाल दीजिए। वेल ये आसान काम होता है, आपको पता है। एफ इनवर्स एक्स को आप लिख लेते हैं, एफ इनवर्स एक्स में एफ एक्स को आप वाई लिखते हैं और एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप x को सब्जेक्ट बनाएं तो 4 ऐड हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x - 2 स्क्वायर प्लस, ये हम इतना काम किया है बार बार के ये अब हमें आइडिया होता जा रहा है कि क्विकली इसको कैसे कर लेंगे। y + 4 प्लस माइनस x क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस y + 4। x की जगह आप f इनवर्स x लिख देते हैं और y की जगह आप x + 4 लिख देते हैं। अच्छा, अब प्लस लेना है या माइनस, ये बात भी अब आप जानते हैं कि ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन 2 से बड़ी है तो इनवर्स फंक्शन की रेंज 2 से बड़ी, यानी इनवर्स फंक्शन के जो आंसर्स हैं वो 2 से बड़े होने चाहिए। जब 2 से बड़े होने हैं तो 2 में जब कोई चीज़ ऐड होगी तो 2 से बड़े आंसर आएंगे, 2 में से ये वैल्यू माइनस होगी तो 2 से छोटे आंसर आएंगे। तो चूंकि हमें बड़े चाहिए तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यही हमारा इनवर्स फंक्शन का आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है ये। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, a अगर -5/3 हो, यानी आप g फंक्शन में, तो सॉल्व कीजिए fx और gx, इसके 3 मार्क हैं। तो आइए हम इसमें a को रख देते हैं। पहले हम ले लेते हैं c पार्ट में x - 2 स्क्वायर -4 = -5/3 x/2। इसमें बस ध्यान ये करना होता है कि आप जो वैल्यूज़ हैं उनको सही पुट कर रहे हैं। हम एक दफ़ा फिर सवाल में देख लें कि a की वैल्यू माइनस, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखी है, जी हाँ जी, a की वैल्यू -5/3 और fx gx को सॉल्व करना है। fx हमने ठीक लिखा हुआ है x - 2 होल स्क्वायर -4 और वो है ax + 2। लेट्स सॉल्व इट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वेल ये 2 ले जाकर ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा x - 2 स्क्वायर। अच्छा, 2 स्टेप एक साथ करते हैं ना, मर्जी है आपकी। ये देखें 5/3x + 6, एलसीएम ले लीजिए तो यह आ जाएगा 3 - 5x 3 × 6 = 18। यहाँ बन जाएगा x - 2 स्क्वायर। और फिर इसको ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर -4x + 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाकर, 3 will be multiplied, तो ये बन जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -5x + 18। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर -12x + 12 = -5x + 18। तो ये बनने जा रहा है 3x स्क्वायर, 12 में से ये 5 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो -12 + 5 = -7 और 12 में से 6 तो ये आ जाएगा -6 = 0। 12 - 2, ठीक है। 6 3 = 18 के 7 में बन जाएंगे 9 और 2 तो -9x + 2x -6 = 0। 3x कॉमन ले लें तो x - 3 + 2 कॉमन ले लें, x - 3 = 0। 3x + 2 and x - 3 = 0। यहाँ से हमारे पास 2 जवाब आ जाएंगे, x = -2/3 and x = 3। ये आपके जवाब हो गए। अच्छा, इसमें वो शायद वो कह रहा है कि फाइंड द जी सॉल्व fx = g, और चूँकि सॉल्व का है तो हम दोनों जवाब यहाँ पे लिख देंगे इसके। ठीक हो गया, उसने सॉल्व का। अच्छा, आखिर में जो आखिरी वाला पार्ट है, आई होप ये क्लियर हो गया। ये सिंपल है, ये सिंपल। उसने आपकी वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन चेक कर रहा है बच्चों की, इसमें कितनी स्ट्रांग है। अगर आप चाहते तो इसको डायरेक्ट यहाँ ओपन कर लेते, x स्क्वायर -4x + 4x 4x 4 कट जाता, मतलब इट कुड हैव बीन सॉल्व्ड लाइक, अगर आप स्ट्रेट अवे इसको खोल लें, हो सकता है स्टेप्स बच जाए, तो यहाँ से आप यूँ भी खोल सकते थे इसको, ये कट जाते तो आपके लिए ईजी हो जाता है इसको सिंप्लीफाई करना। एलसीएम लेके बहरहाल
वन वे और दी अदर, जैसे आप उसको बेहतर समझें ऐसे भी कर सकते थे। यू कुड हैव ओपन इट स्ट्रेट अवे, एलसीएम लेके 3 मल्टीप्लाई करके इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आप घर में प्रैक्टिस में ऐसे करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है आइए देखते हैं। जी डी पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि जी एफ इनवर्स 12 इक्वल्स टू 62। तो सबसे पहले तो आप एफ इनवर्स एक्स में 12 डालेंगे। फॉर्चुनेटली मैं यहाँ एफ इनवर्स एक्स याद करता हूँ क्या था, इफ आई रिमेंबर एफ इनवर्स एक्स, खैर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इट वॉज 2 प्लस एक्स प्लस 4, ऐसे था कुछ, ठीक है, ऐसे ही था। फिर कर लेते हैं y प्लस 4 अंडर रूट एक्स माइनस, जी बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है। तो एफ इनवर्स 12 क्या हो जाएगा कि आप पहले एफ इनवर्स, वो हमने तो इरेज कर दिया, आपने इरेज नहीं किया होगा पेपर में, तो यहाँ अगर आप 12 डाल दें तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 12 प्लस 4, क्योंकि आपने इनवर्स फंक्शन में 12 प्लस 4 16, 16 का अंडर रूट 4, 4 प्लस 2, ये आ गया आपके पास एफ इनवर्स 12। एफ इनवर्स 12 को जी में इंसर्ट कर दें। जी क्या है, ए एक्स प्लस 2। तो जी एफ इनवर्स 12 का मतलब है कि एफ इनवर्स 12 की वैल्यू को जी में पुट कर दें, वो 6 है, 6 को यहाँ पुट कर दें, तो a इंटू 6 प्लस 2 यानी 6a प्लस 2, ये बन गया जी इनवर्स एफ 12। अब इस पूरी वैल्यू को दोबारा जी में डाल दें तो क्या बन जाएगा, जी एफ इनवर्स 12 is this whole answer which is the answer of this जी एफ इनवर्स 12, इसको फिर जी में डालें यानी इस पूरे 6a प्लस 2 को x की जगह पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 6a प्लस 2 प्लस 2, तो ये बन रहा है 6a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 इट इज इक्वल टू 62। ये देखें ये बन रहा है क्योंकि ये 62 के इक्वल है, जी एफ इनवर्स 12 62 के इक्वल है, ये बन गया 6a स्क्वायर प्लस 2। इस तरह की कैलकुलेशन में बस आपने सिर्फ ध्यान रखना होता है, वरना ये मुश्किल काम नहीं लग रहा है इतना। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, वो अभी ले लें, या आप एक काम करें, इसको आप यूँ लिख सकते हैं 6a स्क्वायर प्लस 2a, 62 यहाँ आके माइनस होगा तो दिस बिकम्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास वो 2 जो कॉमन आया था वो 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया, एंड वी गो फॉर द ये 5 मार्क का है, इसमें आप ये ऑलरेडी 4 मार्क होपफुली आ चुके हैं आपके। अब आप इसको फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका कैलकुलेटर में फंक्शन होता है इक्वेशन का, उससे आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास, एक आ रही है वैल्यू a की 3 और एक वैल्यू आ रही है a की माइनस 10/3। अच्छा, उसने आपसे सवाल में कहा है a इज़ अ कांस्टेंट। अच्छा, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन उसने सवाल के शुरू में यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर a, इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है वेयर a इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे हम a की वैल्यू को 3 ले लेंगे, माइनस 10/3 नहीं लेंगे। दिस इज़ द आंसर। ये आपका इस पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये सेशन भी हमारा कंप्लीट होता है। सेशन से मुराद इसके अंदर हम और वीडियोस भी बनाएंगे प्रैक्टिस सेशंस फंक्शंस की, लेकिन ये 5 सवाल के लिए फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने पहली वीडियो में डालेंगे। तो हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।